हेलो दोस्तों, मैं रजनीश और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नो रिटर्न एंड पैरामीटर। मेथड चैप्टर का ये एक टॉपिक है। पहले टॉपिक को मैं कवर कर चुका हूँ जो था नो रिटर्न एंड नो पैरामीटर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। नो रिटर्न एंड पैरामीटर का मतलब क्या है कि फंक्शन आपका जो मेथड है वो कुछ इस तरीके का होगा। पब्लिक, क्लियर। उसके बाद रिटर्न कुछ है नहीं, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, वॉइड। पैरामीटर, फिर मेथड का नाम, मैंने नाम ले लिया m1, और पैरामीटर में हमने यहाँ पर ले लिया इंट x। ये जो है ये वेरिएबल है, ये आप कुछ भी ले सकते हैं। वेरिएबल में x y m n कुछ भी। ये आपका डेटा टाइप है, यहाँ पर भी आप कुछ ले सकते हैं। वो प्रिमिटिव भी हो सकता है, नॉन प्रिमिटिव भी हो सकता है। और ये आपका क्या है, मेथड का नाम। ये नाम भी आप कुछ भी ले सकते हैं, पर वो वैलिड होना चाहिए, इनवैलिड मत ले लीजिएगा। और ये रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप वॉइड का मतलब होता है कि ये मेथड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। और ये एक्सेस स्पेसिफायर जो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट, इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। मैंने पब्लिक लिया, क्लियर। तो इसको यूज़ करके हम लोग प्रोग्राम कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो पहले वाले पार्ट में मैंने क्या एक्सप्लेन किया था कि क्लास गिवन है, मेन मेथड के अंदर हम प्रोग्राम नहीं लिख रहे हैं। हम अपने उस प्रोग्राम को लिखे थे पब्लिक वॉइड m1, और इसके अंदर जाके मैंने एडिशन का कोड डाल दिया था, क्लियर। तो आज हम इसे IDE में करके देखेंगे। नेटबीन्स IDE, अगर आपके पास नेटबीन्स नहीं है तो दूसरा कोई IDE है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। अगर आप IDE का यूज़ नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि नोटपैड प्लस प्लस में कोड करिए, सेव करिए, कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर उसे रन कराइए, वो भी बहुत अच्छा तरीका है। तो उसके ऊपर भी मेरा वीडियो बना हुआ है कि कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर हम लोग प्रोग्राम को कैसे रन कराते हैं, क्लियर। तो चलिए, यहाँ पर हम ऑलरेडी एक पैकेज बना चुके हैं मेथड। इसके अंदर मैं अपना एक क्लास बनाऊंगा। क्लास का नाम है नो रिटर्न एंड पैरामीटर। नो रिटर्न पैरामीटर, ये मैंने क्लास का नाम दे दिया, क्लियर। ऊपर के कुछ कोड हैं जो कि मेरे को उसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहला काम, क्वेश्चन ये दिमाग में राइज अभी भी हो रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि आपने अभी तक तो सिर्फ एक ही वीडियो देखा मेथड के ऊपर। मेरे सारे वीडियोस को आप देखते जाइएगा, मैं इतना गारंटी ले रहा हूँ कि आपको सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पब्लिक वॉइड m1। m1 क्या है, मेथड का नाम है। तो चलिए अब हम m1 ना लेके कुछ ज़्यादा अच्छा नाम ले लेते हैं, ऐड नंबर, क्लियर। मेथड का नाम ज़्यादा मीनिंगफुल है। उसके बाद मुझे इसका ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट देके बॉडी बनाना होगा। अब हम लोग आएंगे पैरामीटर में, क्योंकि हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं, आज का जो क्लास है वो नो रिटर्न एंड पैरामीटर के ऊपर है। मतलब मेथड का जो ये बगल में जो ब्रैकेट होता है, उस ब्रैकेट के अंदर हम कुछ भी डेटा टाइप लिख सकते हैं। ओके, मैं थोड़ा सा टेक्निकल टर्म को हटा के बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो मेथड है, वो मेथड के बगल में जो होता है वो क्या होता है, वो एक जगह है जहाँ से कि डेटा एंट्री कर सकता है। ओके, रन टाइम कोई इनपुट लेकर या फिर डायरेक्ट इनपुट लेके आप यहाँ पर पास कर सकते हैं। पास आप कब करेंगे, जब आप मेथड को कॉल करेंगे। तो उसी चीज़ को आज हमें समझना है यहाँ पे, क्लियर। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, int n1 int n2। जब भी आप मेथड को डिफाइन करेंगे और उसके पैरामीटर में आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो कभी भी उसका डेटा टाइप आप मत भूलिएगा, डेटा टाइप ज़रूर दीजिएगा आप वहाँ पे। अब यहाँ पे इन, फ्लोट, डबल, कैर, बूलियन, जो भी प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है आप यहाँ पे दे सकते हैं, क्लियर। तो ये मैंने मेथड को मैंने डिफाइन कर दिया है कि कैसे मुझे यूज़ करना है। अब इसके अंदर का कोड मुझे लिखना है। अब कोड में मैंने ले लिया इंट a इक्वल्स टू 12। सॉरी, मैं इंट a इक्वल्स टू 12 नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे n1 और n2 को ऐड करना है। तो मैंने ले लिया int सम इक्वल्स टू n1 प्लस n2, क्लियर। अब हम इसे यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। डिस्प्ले में मैंने यहाँ पे लिख दिया सम इक्वल्स टू प्लस सम, क्लियर। यहाँ पे मेरा ये मेथड डिफाइन हो गया। अब मुझे इस मेथड को कॉल करना होगा, क्योंकि अगर हम इसे रन कराएंगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि बिना मेन मेथड का तो हम जावा का कोई क्लास रन नहीं करा सकते, क्योंकि एग्जीक्यूशन जो है वो मेन मेथड से ही स्टार्ट होता है, क्लियर। तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे और मेथड को लिखना शुरू करेंगे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन
और ये है उसका पैरामीटर स्ट्रिंग ARGS बहुत जगह लिखा रहता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं वहाँ पे। और कहीं कहीं भी क्या होता है कि ये जो ब्रैकेट होता है ये यहाँ नहीं लिखा रहता है, तो ये एक दूसरा टाइप है एरे डिक्लेरेशन का, ठीक है। तो उसको लेके आप कंफ्यूज मत होइएगा, दो तरीके से आप वहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम लोग जाएंगे, मैं क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्लियर। तो क्लास का नाम है नो रिटर्न, नाम उतना मीनिंगफुल नहीं लिया मैंने, आप लोग मीनिंगफुल लीजिएगा। नो पैरामीटर, नो रिटर्न पैरामीटर, ऑब्जेक्ट का नाम OB इक्वल्स टू न्यू। ये जो OB है ये रेफरेंस वेरिएबल है, बट हम लोग इसे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करके बोलते रहते हैं, स्कूलों में कॉलेजेस में ऐसे बोलता है कि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। ये एक ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, ये है एक्चुअली में एक रेफरेंस वेरिएबल। और यहाँ पर भी हम क्लास का नाम लेंगे, लिख देंगे और उसके बगल में ब्रैकेट दे देंगे, वो एक्चुअली में कंस्ट्रक्टर को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर। अब हम इसे कॉल करेंगे किसे, जो मेथड को मैंने डिफाइन किया है। तो मेथड का नाम क्या है मेरा, ऐड नंबर, ओके। अगर मैं इसे कॉल करूं तो एरर आ जाएगा। और ये तो ये IDE है, ये तो काफ़ी एडवांस होता है, काफ़ी स्मार्ट होता है। यहाँ पे ऑलरेडी आपको देखिए एरर शो कर देगा वो। अगर मैं यहाँ पे कर्सर लेकर जाऊँ तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मेथड ऐड नंबर इन क्लास नो रिटर्न पैरामीटर कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप्स, रिक्वायर्ड INT फाउंड नो आर्ग्यूमेंट। बोल क्या रहा है कि भाई आपने डिफाइन करते वक्त तो बोला था कि, आपने डिफाइन करते वक्त मेथड को बोला था कि मैं तुमको 2 इंटीजर वैल्यू दूंगा, ऐसे समझने का कोशिश करिए। ये मेरा ऐड नंबर जो है ये मेथड है, मैं उसे बोल रहा हूँ कि भाई मैं तेरे को डिफाइन कर रहा हूँ, मैं तुमको 2 इंटीजर वैल्यू दूंगा, ओके, जब मैं तुमको कॉल करूँगा तो। और यहाँ पर देखिए हम कॉल कर रहे हैं, और कॉलिंग के वक्त मैंने जो उससे प्रॉमिस किया था मैं उसे नहीं दे रहा हूँ। तो कंपाइलर बोल रहा है, कंपाइलर आया सिनेरियो में और बोला कि तुमने तो उसको बोला था कि तुम उसे 2 नंबर दोगे, 2 इंटीजर नंबर दोगे, और तुमने उसे 2 इंटीजर नंबर नहीं दिया, तो मैं तुम्हें प्रोग्राम में आगे बढ़ने नहीं दूंगा। तो वहाँ पर एरर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर तो कंपाइलर एक बहुत ही अच्छा रोल कर रहा है, बिल्कुल बायस नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, रन टाइम इनपुट लेके आप लोग को एग्जांपल दिखाता हूँ। स्कैनर क्लास का मैं यूज़ कर रहा हूँ रन टाइम इनपुट लेने के लिए, बहुत जगह पे बफर रीडर यूज़ होता है, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे लेंगे इनपुट, एंटर द 2 नंबर्स, ओके, मैं कॉपी पेस्ट मार देता हूँ, एंटर 2 इंटीजर्स। एक इंटीजर जो है ये कहाँ से कहाँ चला गया, एक इंटीजर हम स्टोर करेंगे A में ऐसी डॉट नेक्स्ट INT, और जो दूसरा इंटीजर है वो हम B में स्टोर करेंगे ऐसी डॉट नेक्स्ट INT। ये रन टाइम इनपुट करने के लिए मेथड यूज़ किया जाता है। अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो, आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा, क्लियर। तो स्कैनर क्लास को मुझे इंपोर्ट करना होगा। यहाँ पे बोल रहा है कंपाइलर कि आपने स्कैनर क्लास इंपोर्ट नहीं किया है, आप उसे इंपोर्ट कर लीजिए। तो मैंने इंपोर्ट कर लिया। तो IDE यूज़ करने से ये एक बेनिफिट मिलता है। देखिए अभी भी एरर आ रहा है, अब ये एरर तब हटेगा जब मैं इसके अंदर 2 इंटीजर वैल्यू पास करूँगा। तो मैंने पास कर दिया 12,23, ओके। ये क्या कर दिया मैंने 12,23 लिया। मुझे लेना यहाँ पर चाहिए था A और B, लेकिन मेरा प्रोग्राम तो रन कर रहा है, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। ये डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हैं। मैं यहाँ पे 2 इंटीजर पास करना था, मैंने 2 इंटीजर दे दिया, पर मैं यहाँ पे 12 और 23 नहीं पास करूँगा। मैं यहाँ पे पास करूँगा A, B मैं पास करूँगा, तो मुझे रन टाइम इनपुट करने का मौका मिलेगा, और मेरा आउटपुट जो होगा, जो मैं रन टाइम इनपुट प्रोवाइड करूँगा उसके ऊपर आएगा, क्लियर। तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ। यहाँ पर रन फाइल पे क्लिक करने से कंपाइल होने के बाद वो ऑटोमेटिकली रन कर जाएगा। और नीचे देखिए आपको एंटर 2 नंबर्स वो मुझसे मांग रहा है। मैंने यहाँ पे किया 12 और 23 मैंने इनपुट किया, मेरा सम इक्वल्स टू रिजल्ट में 23 दिखा रहा है, 35 सॉरी। अब हम चाहें तो यहाँ पर A और B को हटाकर यहाँ पर 2,3 पास कर देंगे, तो मेरा जो रिज़ल्ट होगा वो डायरेक्टली आ जाएगा 5। पर इनपुट वो मांग रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पे कोड दिया है, इसलिए वो इनपुट मांग रहा है, बट मेरा रिजल्ट उसके ऊपर नहीं आया। मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, सम इक्वल्स टू 5। अब इसे समझने का ज़रूरत है कि क्या हुआ जब हमने कॉल किया। आप लोगों को पता ही होगा कि एग्जीक्यूशन जावा में जो होता है वो मेन मेथड से स्टार्ट होता है। तो लाइन नंबर 10 में देखिए, उसके बाद 11 में आइए, उसके बाद 12, 13, 14, फिर आप 15 में आइए। 15 में क्या हुआ है, एक मेथड कॉल हो रहा है, कॉलिंग इसको बोलते हैं, कॉलिंग। यहाँ पे कुछ एरर आ गया,
ए कॉमा बी, दिस वन, एंड कॉलिंग यहाँ हो रहा है, नीचे चला गया वो, ठीक है। तो जैसे ही हमने मेथड को कॉल किया तो क्या हुआ, मेथड के अंदर जो मैंने वैल्यू पास किया है, ये जो दो आर्ग्यूमेंट दिए हैं, ठीक है, जब हम कॉल करते वक्त जो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं वो आर्ग्यूमेंट होता है, याद रखिएगा। और आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर में थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा सा। पास करते वक्त जो वैल्यू हम लोग कॉलिंग के वक्त जो वैल्यू देते हैं वो आर्ग्यूमेंट होता है, और जहाँ पे रिसीव होता है वो पैरामीटर होता है, ठीक है। ये डिफरेंस बहुत कम ही लोग जानते हैं। और कॉल एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर क्या है, कॉलिंग के वक्त जो हम लोग पैरामीटर प्रोवाइड करते हैं वो एक्चुअल पैरामीटर होता है, और डेफिनेशन में ये देखिए INT-N1 और INT-N2 ये क्या है, फॉर्मल पैरामीटर है। ए और बी क्या है, एक्चुअल पैरामीटर है। ये बहुत सिंपल सा चीज़ है। आप जब लिखते हैं int a इक्वल्स टू 5 और आप लिखें int b इक्वल्स टू a, तो ये क्या है, एक्चुअल है, ये b क्या है, फॉर्मल है। सेम तरीके से यहाँ पर भी आप देखिए a और a, यहाँ पर जो a और b है वो एक्चुअल पैरामीटर है, तो a का जो वैल्यू है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, n1 में। इसे आप n2 में मत समझ लीजिएगा, ऑर्डर में वैल्यू जाता है, तो a का वैल्यू कहाँ गया, n1 में, और b का वैल्यू कहाँ गया, n2 के अंदर। क्लियर। अब इस n1 और n2 को हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि यहाँ पर मैंने n1 और n2 लिया है एज अ पैरामीटर, तो क्या हम इसके अंदर ऐसे रन टाइम इनपुट नहीं कर सकते हैं। हम कर सकते हैं रन टाइम इनपुट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये मैंने रन टाइम इनपुट कर दिया, बट क्या फ़ायदा फिर इस n1 और n2 का, जब हम ऑलरेडी यहाँ पर a और b ले रहे हैं, तो पैरामीटर का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो बेटर ये है कि भाई इसे अवॉइड करो यहाँ से, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे रन टाइम इनपुट नहीं लिया। अब एक और भी क्वेश्चन आता है स्टूडेंट के दिमाग में कि यहाँ पर सर ने n1 और n2 लिया है, तो क्या ज़रूरी है यहाँ पर हम दूसरा वेरिएबल लें, क्या हम n1 और n2 नहीं ले सकते। बेसिकली हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पे बेशक हम यहाँ पे ले सकते हैं n1 और n2, ठीक है। मतलब एक्चुअल पैरामीटर का वेरिएबल और फॉर्मल पैरामीटर का वेरिएबल अलग अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखिए आपने जो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया ये लोकल वेरिएबल है, और इसका लाइफ लाइन यहाँ से शुरू होता है और यहीं ख़त्म। मतलब जिस मेथड के अंदर लोकल वेरिएबल डिक्लेयर होता है वो उसी मेथड का होता है, दूसरे मेथड का नहीं होता है। ये जो n1 और n2 है आप उसे यहाँ पर नहीं एक्सेस कर सकते हैं। जब मैंने यहाँ पे a और b लिया था, उस a और b को हम यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते। क्लियर। होता क्या है कि जो इसका वैल्यू होता है वो कॉपी जाता है, उसका कॉपी ट्रांसफ़र हो जाता है फॉर्मल पैरामीटर में। क्लियर। तो इस तरीके से सारी चीज़ें जो हैं नो रिटर्न और पैरामीटर से रिलेटेड मेथड में, वो मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं यहाँ पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए। कुछ दिक्कत हो अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर वहाँ पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।